नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। यूपी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा की दहाड़ से क्या टीएमसी के गुंडों में खलबली मच गई है? क्या अब टीएमसी के गुंडे सेकेंड फेज के चुनाव में जो रंगबाजी करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे? जी हां, बहुत चर्चा हो रही है। आईपीएस अजय पाल शर्मा जो डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं और सुपर कॉप कहा जाता है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है उन्हें, और जिस तरह से जहांगीर को गुंडई न करने की सलाह देते हुए जो उन्होंने कहा वो वायरल हो रहा है। अब इस पर टीएमसी के दत्ता, एक उनका इनिशियल नेम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने जो है साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अजय पाल शर्मा को घसीट कर कोर्ट ले आएंगे वो इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद, 4 मई के बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद। और अब अखिलेश यादव ने कहा है, वो अगर ट्वीट हम आपको प्रॉपर पढ़ के सुनाएं तो अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। दीदी है, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम इन्हें न भागने देंगे न भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। और भी बहुत कुछ इन्होंने एक ट्वीट और लिखा है। एक बात तो ये साफ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से बंगाल की स्थितियां हैं, पहले चरण के चुनाव के बाद अमित शाह ने 110 सीटों का दावा किया। दूसरी तरफ दूसरे चरण के चुनाव में जहां ममता बनर्जी काफी मजबूत मानी जाती हैं, वहां पर जो मतदाता नहीं निकलते थे, जो डर जाते थे, उनके डर को कम करने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों को लगाया है, ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। और अब यूपी के तेज तर्रार अधिकारी अजय पाल शर्मा के द्वारा इस तरह से कहा जाना, उसमें एक तरह से देखा जाए जो बंगाल की पृष्ठभूमि रही है, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुलिस को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या जहांगीर जो वहां टीएमसी के मेंबर हैं और इस समय चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या उनका इतिहास कोई जानता है? और अगर उनका इतिहास कोई जानता है तो ये जरूर जानेगा कि बंगाल में चुनावी हिंसा आम बात है, चुनाव के बाद हिंसा आम बात है। और उसी चुनावी हिंसा को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों के साथ साथ मजबूत और इंटेलिजेंट अधिकारियों को, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारियों को ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। हम जनता के बीच में हैं। राय साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है कि इनको खींच के लाया जाएगा, ये कमोबेश वही भाषा तो नहीं है जो टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोर्ट में घसीट कर लाएंगे? बहुत सारी बातें कहने के बाद उन्होंने कोर्ट का नाम लिया। तो आपको क्या लगता है, इस तरह की भाषा एक पुलिस अधिकारी के लिए ठीक है? देखिए, पहला चीज तो ये है कि जिस सरकार का गृह मंत्री का जो शब्द थे बंगाल की दहलीज में, आप लॉ एंड ऑर्डर को मूर्त रूप देने वाले हैं, देश का आंतरिक व्यवस्था की का सुरक्षा की गारंटी आपके पास है, और आप जिस शब्द का, जिस अपनी सोच को आपने पश्चिमी बंगाल के पटल पर आपने रखा है, कोई भी निष्पक्ष आदमी इसे सही नहीं ठहरा सकता। अच्छा, राय साहब, एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सी चीज। क्या वाम दलों से लेकर के ममता बनर्जी तक का ये जो 35 और 15 यानी 35 5 40 10 50 सालों का जो ये इतिहास है, क्या खूनी इतिहास चुनावों का नहीं है? देखिए, कारण ये है कि केवल अगर खूनी इतिहास का अगर पृष्ठभूमि को आप खंगालेंगे तो कोई नियर अबाउट थोड़ा कम बेसी खून तो हर जगह हुआ है चुनावों में। लेकिन चुनावी हिंसा का जो स्तर पिछले 50 सालों की भारत के किसी भी अन्य राज्य से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूपी में अखिलेश जी की भी सरकार रही है, मायावती जी की भी सरकार रही है, इसके पहले मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन चुनावी हिंसा जिस स्तर पर बंगाल में पिछले 50 सालों में देखने को मिली है, 35 साल वाम दलों की सरकार में और 15 साल इसमें, चुनावी हिंसा इस बार
50 सालों के इतिहास में सबसे कम हिंसा नहीं हुई है, आप मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, बिल्कुल जहां प्रशासन सख्त है, जहां प्रशासन जो है लोकतंत्र के निर्णायक भूमिका निभाने पर अब कटिबद्ध है, वहां निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि चाहे सरकार उसको बदले से प्रेरित होकर के वो व्यवस्था वहां मुहैया कराई हो या अपने वोटों के माइनस प्लस करने के लिए वो व्यवस्था मुहैया कराई, लेकिन निश्चित तौर पर वो पूरी पश्चिमी बंगाल को जो है सेना और अर्धबल सैनिक के हवाले किया गया है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमने उस तरह का सुरक्षा व्यवस्था कहीं नहीं। लोग तो अब अच्छे से पहले फेज में जो चुनाव हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं, वहां 93% के लगभग वोटिंग हुई है और कोई भी चुनावी हिंसा नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई है, वरना हर साल हर फेज में बड़े स्तर पर हत्याएं हो जाती थी। बिल्कुल सही। देखिए, बिल्कुल जो वहां का चुनावी व्यवस्था में जो आंतरिक व्यवस्था सुरक्षा की थी, निश्चित तौर पर सरकार अपने को मजबूत बनाने के लिए वहां कार्रवाई की व्यवस्था दी, लेकिन जो निर्वाचन का जो प्लस पहलू ये है कि सरकार अपने फायदे के लिए उतनी कड़ी व्यवस्था का मुहैया कराया। फिर भी अगर कानून व्यवस्था को कायम रखने में वो सुरक्षा व्यवस्था अगर सफल रही है, तो मैं सरकार की और निर्वाचन आयोग की सफलता को बधाई देता हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप जो पुलिस अधिकारी जो उन्होंने कहा उसको एक तरह से इनडायरेक्टली समर्थन भी कर रहे हैं। हम आपके पास आएंगे, आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग ने जो ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, यूपी के यूपी काडर के अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी, तेज तर्रार अधिकारी उनको माना जाता है, आईपीएस अजय पाल शर्मा जो ज्वाइंट सीपी हैं प्रयागराज में, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ आप कैसे देखते हैं उनके इस वक्तव्य को, और अखिलेश जी ने जो कहा है और टीएमसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया है उनको, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, नक्सलवाद की शुरुआत ही पश्चिम बंगाल में एक जंगमबाड़ी गांव था, वहीं से हुई। अब पूरा का पूरा जो आपने 50 सालों का इतिहास बंगाल का आप चुनाव परिदृश्य में आप बात कर रहे थे, राय साहब उसको घुमा करके बात कर रहे हैं। सत्य स्वीकार करना चाहिए किस तरह से वामपंथियों ने वहां बंदूक के बल पर के 35 साल सरकार चलाई, फिर उसके बाद ममता बनर्जी लड़ करके उनसे सरकार सत्ता में आई और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद, अटल जी ने इनको रेल मंत्री बनाया था, फिर कांग्रेस से अलग होकर के इन्होंने टीएमसी बनाई। आखिर में वो वामपंथ के लोग, नक्सलवादी लोग कहाँ चले गए, वो पार्टियां कहाँ चली गई? कहीं न कहीं टीएमसी में समाहित हो गई। आज लोकतंत्र में अच्छी बात है कि फर्स्ट चरण के चुनाव में 93% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ। कल दूसरा वोटिंग होने जा रही है दूसरे चरण का, और माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि कोई भी गुंडा बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और सरकार सख्त से सख्त, निर्वाचन आयोग को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि कहीं हिंसा हुई नहीं, कोई रक्त रंजित क्रांति नहीं हुई, कोई नक्सलवादी हिंसा नहीं हुई, और शांति से बंगाल की जनता ममता को हराने के लिए वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मस्थल नहीं है कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, कोई हारे या कोई जीते, लोकतंत्र में जनता आसानी से पोलिंग बूथ तक पहुंचे, आसानी से जहां जनता वोट करना चाहती है वहां वोट कर पाए, अपने घरों से निकल पाए, इसकी व्यवस्था निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को करना ही चाहिए। लालजीत जी, आप बताएं, अगर उस व्यवस्था में कोई बदमाश, कोई गुंडा या कोई इस तरह का शरारती तत्व, चाहे वो प्रत्याशी ही क्यों ना हो या उससे जुड़े हुए लोग, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो टीएमसी के हों या किसी भी दल के हों, अगर उस व्यवस्था में कोई अधिकारी ये कहता है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बाद में ये मत कहना कि जो है गलती, रोना मत कि गलती हो गई, अगर ये कोई कहता है तो इसमें क्या गलत है? उसमें क्या कोई असंवैधानिक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया? यही तो कहा कि अगर पब्लिक को धमकाया तो छोड़ा नहीं जाएगा। लोकतंत्र में आम नागरिक को वोट देने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है और ये स्वतंत्र रूप से दे पावे, ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन अधिकारी को भी थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए कि जनता ने डर जाए आपसे, आपके अर्धसैनिक बल से जनता ने दहशत में आ जाए, उसका भी ध्यान देना चाहिए। जनता को सुरक्षा दीजिए। मीडिया से जो पब्लिक में जो लोग वहां जा रहे हैं, मैं अलग अलग हमारे अपने चैनल के तमाम संवाददाता और भी चैनलों के तमाम संवाददाता वहां गए, वो पूछ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग को डर चुनाव वोट देने में नहीं लग रहा है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सारे लोग ये कह रहे हैं, अधिकतर लोग। अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है, लोकतंत्र स्वस्थ हो रहा है, लोकतंत्र की रक्षा हो रही, संविधान की रक्षा हो रही है और जनता के वोट देने के मौलिक अधिकार की रक्षा हो रही है, तो जनता स्वागत करेगी। आपको क्या लगता है कि
अखिलेश जी हो या टीएमसी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या अखिलेश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका ट्वीट, क्या किसी अधिकारी को इस तरह से कहना कि ये बीजेपी के एजेंडों पर चलने वाले एजेंट हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा? जो भाषा टीएमसी बोलती है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही लैंग्वेज सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश जी के ट्विटर हैंडल से एक्स हैंडल से लिखा जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहते हैं। आपको क्या लगता है, बंगाल चुनाव को आप लोग जो देख रहे हैं, क्या अखिलेश जी को ये डर है कि कहीं बंगाल में अगर दीदी हार गई तो यूपी में उनका आना नामुमकिन हो जाएगा? इस वजह से वो लिख रहे हैं? अखिलेश जी को ही डर नहीं, पूरे विपक्ष को डर है, जितनी छोटी पार्टियां हैं सबको डर है कि जो है भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है। इस लोकप्रियता को देखते हुए बौरा गए हैं, सब एकदम बौखलाए हुए हैं। और पुनः भारतीय जनता पार्टी वहां पे सरकार बनाने जा रही है, आसाम में पुनः बनाएगी और उत्तर प्रदेश में तिवारा मुख्यमंत्री योगीनाथ जी होंगे। अच्छा, आप बताएं कि क्या अजय पाल शर्मा जो यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, सुपर कॉप कहे जाते हैं, उन्होंने तो अखिलेश यादव की सरकार में भी काम किया है, चूंकि वो डीआईजी हैं। और मुझे लगता है कि जब वो अपॉइंट हुए रहे होंगे 2011 में, 11 बैच के आईपीएस अफसर हैं, तो 12 में तो अखिलेश जी की सरकार, यानी उनके साथ भी उन्होंने काम किया है। तो क्या तब वो खराब अधिकारी थे? ऐसा है, अधिकारी कोई भी हो वो मुख्यमंत्री के अंडर में काम करता है। आज खुल के सारे अधिकारी काम कर रहे हैं और पहले दबाव में रहते थे। पूर्व डीजीपी जितने भी हुए वो क्या कहते थे, अतीक जी को जो है ऐसा बता दिया जाता था कि मैं बोल नहीं पाता था। कई लोग नौकरी छोड़ दिए थे। आज एक एसआई जो है वो जो है आईपीएस के बराबर का काम कर रहा है। आप देखिएगा, खुल के काम कर रहा है। एक सिपाही जो है वो थाना चला रहा है। और पहले क्या हुआ करता था, थाना सपा के नेता चलाते थे, बसपा के नेता चलाते थे, कांग्रेस के नेता चलाते थे। थाना अध्यक्ष नहीं चलाता था। और अगर ये बोल देते थे तो वही मंत्री जी का फोन आ जाता था, बोलिए ना मेरा कार्यकर्ता है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक ताकत नहीं ये बोल दे जाकर के न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलता है। तो कई बार यही न्याय अन्याय में भी बदल जाता है। विधायक को की तो सुननी ही चाहिए, वो जनप्रतिनिधि है। अगर लीगल एस्पेक्ट पे बात करें, अगर गलत कर रहे हैं विधायक, अध्यक्ष भी बौरा जाते हैं इसी चक्कर में। नहीं बौरा कैसे जाएंगे, कतई नहीं बौराएंगे। पब्लिक जो है बिल्कुल लाइट रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बात हम आपको बता दें कि दर्शकों, इनके पास चलते हैं। आपको क्या लगता है कि आईपीएस अजय पाल शर्मा ने जो कहा, उधर देखिएगा, हाँ, जो कहा उन्होंने उसको कैसे देखते हैं? और उसके बाद जिस तरह से टीएमसी का रिएक्शन है, जिस तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का रिएक्शन है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी आईपीएस कैडर के योग अधिकारी हैं। योग अधिकारियों में उनका नाम भी है और गिने भी जाते हैं। काम भी उनका अच्छा रहा है। अब उनके अखिलेश जी को क्या बुरा लगा ये तो अखिलेश जी बता पाएंगे, उनको क्या बुरा लगा। फिलहाल वो काबिल अफसर अखिलेश जी ने तो कहा है कि यहाँ सपा की सरकार आने के बाद मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच होगी और उनको जो है जेल भेजा जाएगा। अरे आने के बाद है ना, जब आएगी नहीं तो जेल कब भेजेंगे? अपने घर ख्वाब लेते रहेंगे। क्यों नहीं आएंगे? आपको क्यों ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ दिन तो नहीं। कुछ दिन मतलब 6 महीना 8 महीना, उसके बाद तो इलेक्शन ही है। अभी 10-5 साल है? कोई मतलब ही नहीं। 10-5 साल? हाँ, कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, आपके पास हम आएंगे। आपको क्या लगता है, इधर आइए, यहाँ खड़े होइए, आपको क्या लगता है कि अजय पाल शर्मा जी ने जो कहा, जो आईपीएस अधिकारी हैं यूपी कैडर के, सही कहा, गलत कहा, क्या लगता है आपको? हमने स्टेटमेंट सुना नहीं है। अच्छा, आपने नहीं सुना है। चलिए, आपने नहीं सुना। आपको क्या लगता है अजय पाल शर्मा ने जो कहा उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस हिसाब से किए इस हिसाब से नहीं करना चाहिए। आप जो वहाँ अधिकारी बन के गए हैं, ऑब्जर्वर बन के गए हैं, और ऑब्जर्वर का काम है दुरुस्त करना जो वहाँ के छोटे अधिकारी हैं उनको, कि आप ऐसा करो, इस हिसाब से लोग निकलना चाहिए, कोई किसी को रोक ना पाए। और बयान देना, ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है दिल में खोट है। अच्छा, दिल में खोट है, लेकिन जिस तरह से जहांगीर जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर वो माना जाता है कि बहुत खास है अभिषेक बनर्जी के, और ये भी माना जाता है कि वो बहुत एग्रेसिव नेता हैं। कई बार जो है वो एग्रेसिव, मतलब कई बार उन्होंने ऐसी घटनाएं कारित की हैं, बाद में वो उससे बरी भी हो गए, लेकिन आम जनता जानती है वो कैसे नेता हैं। और लोगों को टेरराइज करना, लोगों को धमकी देना, तो जब उन्होंने सुना होगा तो उसी आधार पर कहा कि भाई उनको कहिए कि धमकी ना दें लोगों को। मैं इसी उत्तर प्रदेश में, क्या भाजपा में दागी नेता नहीं है? क्या जो धमकी वाले नेता हैं इसी उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्या गांव के गांव को ये बोल दिया जाता है कि आप वोट देने मत जाइए? सुनिए,
ऐसा एक गांव बता दीजिए। सुनिए, आज डिजिटल आप कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश का एक गांव बता दीजिए। आज डिजिटल मीडिया इतना हावी है। उत्तर प्रदेश, एक मिनट हमारा प्रश्न पूरा होने जाने दीजिए। आप उत्तर प्रदेश का एक भी कोई ऐसा गांव मजरा बता दीजिए जिसको कोई भी किसी भी पार्टी का, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस या किसी भी दल का कोई एक नेता कह दे कि तुम वोट देने मत जाना और वो पूरा गांव वोट न दे। क्या बंगाल में कहा गया कुछ ऐसा सबूत है? नहीं, सबूत तो है ही, बहुत सारे जगहों पर बंगाल नहीं है। डिजिटल मीडिया में हो तो उसको चलाया जाए और उसको सजा दी जाए। देखिए यहाँ होता क्या है, आम जनता जो है जेल में चली जाए तो उसके जो पेमेंट बंद, उसको सजा हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन नेता जेल में रह के चुनाव लड़े और उसकी पेमेंट चालू रहेगी, उसकी पेंशन चालू रहेगी। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि नेताओं के साथ, देखिए आपकी, रुक जाइए, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि नेताओं को हमारे देश में कुछ एडवांटेजेस हैं, वो सभी पार्टियों के नेताओं के हैं। एक बार कोई सांसद हो गया तो आराम से पेंशन ले रहा है ना। वहीं तमाम कर्मचारियों की पेंशन बंद हो जाती है या नहीं मिलती है पेंशन। ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में कहनी चाहिए, लेकिन बंगाल का चुनावी हिंसा का इतिहास है और इस बार पहले फेज में चुनावी हिंसा नहीं हुई। सफलता मानते हैं कि नहीं? ये नहीं, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, सफलता है कहीं ना कहीं, लेकिन 92% जो है, लगभग 91-92% जो है वोट पड़ना, देखिए वोट भी पड़ना कहीं ना कहीं दाल में काला है। इतना वोट कहीं पड़ा नहीं आज तक, तो कहीं ना कहीं उसमें देखिए कहीं ना कहीं उसमें भी काला है। नहीं, आपके देश में केरल में भी पड़ जाता है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। अरे आप बताएं राय साहब, कितनी सफलता मानते हैं? मैं इनकी बात सुन लिया। क्या उत्तर प्रदेश में, बिहार जिसको बहुत लोग पिछड़ा मानते हैं, इस तरह की चुनावी हिंसा होती है जिस तरह का बंगाल का इतिहास है? देखिए बंगाल का, ईमानदारी से बताइए। देखिए बंगाल का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, हर प्रदेशों का अलग अलग समीकरण है। वहाँ हर तरह के अपराधियों का अलग अलग अपराध करने का तरीका अलग। जो कार्डर बेस्ड बातें होती हैं, पहले हम लोग भी सुनते थे। हम लोग जब छोटे थे तो पता लगता था कि यूपी में भी ऐसा होता था कि बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं, इतिहास में जाए तो फलाने ने कहा कि इस बार कोई वोट देने नहीं आएगा, लेकिन वोट देने फिर भी लोग जाते थे, हालांकि वोट देने के बाद बूथ लूट लिया जाता था। लेकिन टीएन शेषन जी ने जिस तरह की चुनावी व्यवस्था की, टीएन शेषन ने जिस तरह की चुनावी व्यवस्था की और जिस तरह से चुनाव लड़े गए उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में, उसके बाद गुंडई लगभग हर जगह कम हो गई, खत्म हो गई, ईमानदारी से लोग वोट देने जाने लगे। लेकिन बंगाल ही एक ऐसा राज्य था जहां चुनावी हिंसा होती थी, गांव के गांव वोट नहीं देने जाते थे। देखिए सबसे बड़ी कि टीएन शेषन का जहां तक मामला है, टीएन शेषन ने ही बताया अपने आभा के प्रभाव में कि निर्वाचन आयोग कोई विभाग है। उससे पहले निर्वाचन को कोई नहीं जानता था। कारण ये है कि जो अधिकारी सक्षम है, जो चरित्रवान है, जो कर्मनिष्ठ है, अब उन्होंने लगातार निर्वाचन अधिकारी के पद पर रहते हुए भी सरकार को घेरने का काम वो निरंतर करते रहे। उन्होंने ही एक सेमिनार में कहा कि तू चीज बड़ी है भ्रष्ट भ्रष्ट। ये टीएन शेषन ने एक सेमिनार का उद्घाटन करते हुए कहा था। तो मैं ये मानता हूं कि वो दौर दूसरा था। वो आप ये मानते हैं कि नहीं कि पहले फेज में जिस तरह से कोई हिंसा नहीं हुई, ये अच्छी बात है, ये मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं है। हम बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना वोट पड़ना ये दर्शाता है, मानी जी, इतना वोट पड़ना यह दर्शाता है कि कोई कहीं न कहीं बदलाव के संकेत है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2011 का एग्जाम्पल लेते हुए उस समय भी वोटिंग बढ़ी थी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी से लोग ऊब चुके थे, बदलाव वो चाह रहे हैं। चलिए एक फाइनल कमेंट आपसे लेंगे और आपसे, दोनों लोग। चुनावी हिंसा कम होना ये सफलता है या असफलता? ये बहुत बड़ी सफलता है और सबसे बड़ी बात है उसी में नहीं, एमएलसी के चुनाव में जो बीडीसी और प्रधान ये लोग वोट देते हैं उसमें भी ये ऐसा कानून होना चाहिए। नहीं तो बीडीसी को उठा ले जाते हैं लोग और इस तरह से बांध के जो है वोट ले लेते हैं, तो इसमें भी बंद होना चाहिए। आपको क्या लगता है, असफलता है या सफलता है और पूरी तरह सफलता बहुत अच्छा।
100% नंबर देंगे, बहुत अच्छा काम किया है। आपको क्या लगता है? चुनाव आयोग सफल है। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में 93% वोट होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कल जो है कि दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, निष्पक्ष चुनाव आयोग करा रहा है और सरकार जो है कि वहां बदलने जा रही है और ममता से जनता नाराज है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। लगातार जिस तरह से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनावी हिंसा पर रोक पहले फेज में दिखाई दी, अगर दूसरे फेज में भी हिंसा नहीं होती है तो वाकई में पिछले 50 सालों में ये बहुत बड़ी सफलता है कि कोई बड़ी हिंसा की घटना पश्चिम बंगाल के चुनाव में नहीं हुई। कल का चुनाव ये डिसाइड कर देगा कि वाकई में क्या पश्चिम बंगाल बदलाव की बयार के साथ खुली हवा में लोगों को लोकतांत्रिक सांस लेने की आजादी दे रहा है। कल के चुनाव में यह पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है और उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा अपने पूरे रुआब में हैं और उनके जैसे तमाम सुरक्षा कर्मी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव को निष्पक्षता के साथ बिना हिंसा के कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अभी आने वाला समय बताएगा कि आखिर गेंद किसके पाले में होगी, लेकिन फिलहाल चुनावी सरगर्मियां सिर चढ़कर बोल रही हैं। आज के हमारे सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।